हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब जानते हैं क्या होता है। परमुटेशन एंड चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ परमुटेशन। देखिए बच्चों, परमुटेशन एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 और हमारा एम है 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना। कितने डिजिट का? 2 डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। तो 1 2 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, नेक्स्ट बताइए 2 3 बन सकता है। अच्छा, जैसे ही हमने इसको चेंज करा तो यहाँ पे 2 1 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, बट 12 21 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहें यहाँ पे? परमुटेशन का मतलब ये है ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट की नॉट इम्पॉर्टेंट बच्चों, ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, अरेंजमेंट और सिलेक्शन कोई नई बात नहीं है, हम लोग घर में भी करते चले आ रहे हैं। याद करो, मार्केट गए, चीज़ों को सेलेक्ट करके ले आए और घर लाके उसको अरेंज करा, तो बस उसी को एनालाइज करना है मैथ्स के थ्रू। ठीक है, तो बच्चों परमुटेशन का पहले अब हम लोग ने मतलब समझा, अब समझते हैं व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन। देखिएगा, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का प्यारे बच्चों मतलब होता है सेलेक्शन। ठीक है, तो अब हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमारे पास 3 मेंबर हैं, राम, ठीक है, श्याम एंड थर्ड मेंबर हमने लिए घनश्याम। अब बच्चों हमारा एम है 2 मेंबर की कमेटी बनाना। कितने मेंबर की कमेटी? 2। तो पहला केस क्या होगा? राम श्याम। दूसरा केस क्या होगा? बोलो, राम घनश्याम। तीसरा केस क्या होगा? श्याम घनश्याम। अच्छा, ये भी तो हो सकता है श्याम राम, घनश्याम राम भी हो सकता है, घनश्याम श्याम भी हो सकता है। लेकिन हमने जैसे ही ऑर्डर चेंज करा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, चाहे राम श्याम बोलिए चाहे श्याम राम बोलिए, बोथ आर सेम। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है इन दिस केस ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऑर्डर की कोई भी इम्पोर्टेंस बच्चों नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझा। अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे, बट उससे पहले जानते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशन। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला केस है, पहला केस इसमें ये होता है मल्टीप्लिकेशन लॉ। ठीक है, अब ये क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं। इसका रूल ये होता है, इफ फर्स्ट वर्क इज डन बाय m ways and second work is done by n ways। ठीक है, फर्स्ट वर्क इज डन बाय m ways एंड सेकेंड वर्क इज डन बाय n ways। ठीक है, अब आपको गिवन ये होगा बोथ वर्क्स आर डन, दोनों के दोनों वर्क बच्चों हो रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दिस केस टोटल वेस आपके हो जाते हैं m इंटू एन। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज़ बच्चों हमें कानपुर से मान लीजिए जाना है होनोलुलु। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, वाया कोलकाता। कहाँ से होके बच्चों जाना है? कोलकाता से। ठीक है, एग्जाम्पल है, फनी एग्जाम्पल है, आप इसको सीरियस वे में मत लीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कानपुर से कोलकाता जाने के हमारे पास 3 वेज हैं। ठीक है, कोलकाता से होनोलुलु जाने के हमारे पास सपोज 5 वेज हैं। तो अब बच्चों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला तरीका ये है कि हम इस वे से गए, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 वे हो गए। फिर अगर हम सेकेंड वे से गए, सिमिलरली यहाँ पर भी 5 ऑप्शन है। अगर हम थर्ड वे से गए तो हमारे पास यहाँ पर भी 5 ऑप्शन है। तो यहाँ पे कितने तरीके हो गए बच्चों? हर एक के लिए 5 5 तरीके हो गए। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा बताइए, टोटल बेस 5 + 5 + 5, तो रिजल्ट कितना आया 15। लेकिन रुको, हम लोग तो मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको एडिशन से क्यों करें। अब हम ये देखें, कानपुर टू होनोलुलु जाना है, ठीक है, लेकिन कोलकाता से होके जाना है, लिखा है ना वाया कोलकाता। तो इसका मतलब है फर्स्ट वर्क क्या होगा, कानपुर से कोलकाता जाना। क्या होएगा, कानपुर से कोलकाता जाना। तो कितने तरीके हो गए, 3। कोलकाता से होनोलुलु जाना 5 तरीके हो गए। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 15, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे फिगर बेस्ड एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, देखिएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो ओ से अपने घर जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन कहाँ से होके जाएगा, ए से, तब वो अपने घर बी पे पहुँच पाएगा, ठीक है। ये कोई स्टूडेंट मान लिया। अब ओ से ए जाने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है, हम इसको आपको एरो के थ्रू बता रहे हैं। ए से बी जाने के भी हमारे पास 3 तरीके हैं। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ओ टू ए 3 तरीके हैं। अच्छा, वो बी पे तभी होके जा पाएगा जब वो ए से होके जाए। तो इसका मतलब है ओ से बी वाया ए। तो ये बताओ जरा, नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ए टू बी, तो ये भी 3 हो गए। अच्छा, ओ से ए भी जाना ज़रूरी है, ए से बी भी जाना ज़रूरी है, तो बोथ वर्क आर डन। बोलो ठीक है। और जब दोनों के दोनों वर्क होते हैं तो आपस में क्या करा जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब बच्चों हमने इनका आपस में मल्टीप्लाई करा, तो 3 × 3 रिजल्ट कितना आ गया, 9। देखो यहाँ पर भी वही था, कानपुर से कोलकाता फर्स्ट वर्क, कोलकाता से होनोलुलु सेकेंड वर्क, बोथ वर्क्स आर डन, इसलिए इनका आपस में क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग इसका सेकेंड लॉ सीखेंगे। सेकेंड लॉ का मतलब यहाँ पे ये है, इसका नाम है एडिशन लॉ। अब बच्चों एडिशन लॉ में क्या होता है, ध्यान दें, इफ फर्स्ट वर्क इज डन बाय m ways, ठीक है, एंड सेकेंड वर्क इज डन बाय n ways, और आपको गिवन होगा या इनडायरेक्टली दिया होगा ओनली वन वर्क इज डन, ठीक है। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो हमारे पास 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, ठीक है। अब हमारा एम ये है, एटलीस्ट 3 फ्लैग्स का अरेंजमेंट करना है। कितने फ्लैग्स का, 3। तो पहला केस बच्चों क्या होएगा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 3 केस लेंगे, ठीक है। तो 3 केसेस में क्या होगा, देखिए, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 5 तरीके, सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए 4 तरीके, थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए यहाँ पे कितने तरीके, 3, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, अभी तो शॉर्ट में बता रहे हैं। अब एटलीस्ट 3 लिखा है, एटलीस्ट का मतलब प्यारे बच्चों होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, लिख देते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने केस बनेंगे, 4 केसेस। तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, 5 4 3 2, ठीक है। थर्ड केस में बच्चों क्या बनेगा, सारे के सारे केस, क्योंकि हमारे पास 5 ही फ्लैग हैं, 1 2 3 4, तो 5 4 3 2 1, ठीक है। हो सकता है आपको ये केस इतनी जल्दी समझ में ना आए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आ जाएगा समझ में। अब ये बताइए, इसमें से कोई एक केस हैपन होएगा, या तो 3 फ्लैग वाला, या 4 फ्लैग वाला, या 5 फ्लैग वाला। तो इसका मतलब है इन सारे ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लगे कि ओनली 1 वर्क इज डन, तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। अब बच्चों एक नोटेशन होता है, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, उसके बारे में जानते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है। तो इसको पढ़ा जाता है n फैक्टोरियल, और इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n, बट दोनों का मीनिंग सेम है।
तो जैसे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो आप इससे लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो जो भी डिजिट फैक्टोरियल से बाहर आएगी उसमें 1 लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, बट उससे पहले कुछ वैल्यूज़ जान लें। 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है और 1 फैक्टोरियल प्यारे बच्चों कितना होता है? 1। तो एक एग्जाम्पल देखिए छोटा सा, जैसे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका रूल ये है 5 बाहर आया तो अंदर कितना हो गया? 5 - 1। भाई फॉर्मूला क्या है बोलो? n-1। तो 5 × 4 बचा। ठीक है, अब जब 4 बाहर आएगा तो अंदर कितना हो जाएगा? 4 - 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 × 4। अब जब 3 बाहर आएगा तो 3 - 1 हो जाएगा, तो 5, 4, 3 कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। अब बच्चों यहाँ पे जब 2 बाहर आएगा तो अंदर कितना बचेगा? 2 - 1। तो 5, 4, 3, 2, 1। और 1 फैक्टोरियल अभी हमने याद करा था 1 होता है, तो 5, 4, 3, 2, 1। अब आगे से कोई मेहनत नहीं करनी है। तो जैसे पूछा जाए 6 फैक्टोरियल, देखो 5 फैक्टोरियल की बैक काउंटिंग हो रही है, चेक करो। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, मल्टीप्लाई आपका काम है, कर लीजिएगा। 120 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 720 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल, नीचे लिखा है 8 फैक्टोरियल। तो पूरा एक्सपैंड मत करना, 10 बाहर आएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, अब बच्चों 9 बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 8। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना आ गया? 90। अब इसी तरह से जनरल पे कुछ बातें जान लें। पहले तो एक बात जानते हैं, क्या 1/- r फैक्टोरियल हमेशा 0 होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब जैसे हमारे पास लिखा हुआ है n+1 बच्चों और नीचे लिखा हुआ है n-1, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अब इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है। n+1 को बाहर लो। किसी भी नंबर को जब हम बाहर लेते हैं तो अंदर 1 लेस हो जाता है। ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए, वरना आगे के रूल्स नहीं समझ में आएंगे। तो 1 से 1 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल और अपॉन पे n-1 फैक्टोरियल। जब हम n को बाहर करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? अंदर n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आएगा n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है n+2 फैक्टोरियल अपॉन बच्चों लिखा हुआ है n-2 फैक्टोरियल। तो पहले n+2 को बाहर लो तो अंदर कितना बचा होएगा? n+1। n+1 को बाहर लो तो कितना बचा होगा बच्चों? n। फिर n को बाहर लो तो n-1 बचेगा, है ना। अब n-1 को बाहर लोगे तो n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है, n-2 से n-2 कट जाएगा, तो n+2 n+1 इंटू n, यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।